नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत सुंदर और रोचक कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है विश्व विजेता मिर्च। कहानी के लेखक हैं नयन चंदा। सुंदर सुंदर चित्र बनाए हैं प्रिया कुरियान ने। ये कहानी प्रथम बुक्स की ओर से आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। यह कहानी सिर्फ तीखी मिर्च के बारे में ही नहीं बल्कि बहादुर योद्धाओं और व्यापारियों के साहसिक कारनामों और तूफानी समुद्रों और नई जगहों के बारे में भी है। भूमंडलीकरण के विख्यात विशेषज्ञ द्वारा लिखी गई इस चटपटी कहानी का आनंद लें। सूरज अभी अभी अप्पू के घर के चारों ओर नारियल, आम और चीकू के पेड़ों के झुरमुट के पीछे डूबा था। आसमान पर अभी भी गुलाबी झलक फैली थी। बैंगन, टमाटर और घिया की बाड़ी में अभी भी मध्यम रोशनी थी। चिड़ियों के झुंड उड़ते हुए अपने घोंसलों को जा रहे थे। अप्पू की माँ रात के खाने के लिए मछली बना रही थी। उन्हें कुछ ताजी हरी मिर्चें चाहिए थी। 12 बरस का अप्पू कुछ बढ़िया चमकीली हरी मिर्चें तोड़ने बगीचे में गया ही था कि उसने एक भारी आवाज सुनी। मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हारे परिवार को मेरी मिर्चें अच्छी लगती है। अप्पू के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे मुड़कर देखने लगा कि उसके पीछे चुपके चुपके कौन चला आया है। भारी लेकिन प्यार भरी आवाज उसे अपने घुटनों तक ऊंचे पत्तियों से लदे मिर्च के पौधे से आती लग रही थी। डरो मत, मैं अहर उचू हूँ, मिर्चों का देवता, आवाज आई। तुम पौधों को हर शाम पानी देते हो और उनकी देखभाल करते हो। इतने प्यार और देखभाल से मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने घर से हजारों मील दूर हूँ, इसलिए तुमसे मिली देखभाल मेरे लिए बहुत मायने रखती है। पौधों से आने वाली आवाज को सुनकर अप्पू कुछ देर तो सन्न रह गया। फिर जरा संभलकर अप्पू ने पूछा, तुम कहां से आए हो? दूर, बहुत दूर, दक्षिणी अमेरिका से। ठीक ठीक कहें तो मैक्सिको से, अहर उचू ने कहा। अप्पू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दक्षिणी अमेरिका कहाँ था। इससे पहले कि वह कुछ और पूछ पाता, माँ रसोई घर से चिल्लाई, अप्पू, मेहरबानी करके जरा जल्दी से मिर्चें ले आओगे क्या? अहर उचू बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी जाना चाहिए। कल फिर आना, मैं तुम्हें अपने भारत आने और सारी दुनिया तक पहुंचने की यात्रा के बारे में बताऊंगा। लेकिन तुम हमारी बातचीत के बारे में किसी को मत बताना। अहर उचू की बात से अभी भी हैरत में डूबे अप्पू ने सिर हिलाया और घर की ओर भाग गया। पिछवाड़े की बाड़ी का छोटा सा पौधा इतनी दूर मैक्सिको से आया है? मिर्ची लाने में तुम्हें इतनी दूर क्यों लगी? माँ पूछ रही थी। अप्पू को अहर उचू की कही बात याद आ गई। अरे, मुझे न पौधे में बहुत ज्यादा टमाटर लगे दिखे, पिछली बार से बहुत ज्यादा, उसने बात बनाई। खैर, उसे बाद में पता चलने वाला था कि टमाटर का पौधा भी मिर्च की ही तरह मैक्सिको से आया है। हैरत से भरा अप्पू मछली चखने के लिए भी नहीं रुका। वह दौड़कर अपने कमरे में गया और अपने पिछले जन्मदिन पर उपहार में मिला छोटा सा ग्लोब उठाकर देखने लगा कि दक्षिणी अमेरिका कहाँ है। दक्षिणी अमेरिका ग्लोब के दूसरी तरफ मिला। उसने जल्दी से अहर उचू को बताया, जो अहर उचू ने देश बताया था मैक्सिको, उसको ढूंढा। कमाल है, अप्पू ने सोचा। शाम के इंतजार में अप्पू का अगला दिन बड़ी मुश्किल से बीता। उसने बड़े बेमन से अपनी कक्षा में पढ़ाई की। शाम को अपना गृह कार्य भी जल्दी से खत्म कर लिया। उसके दिलो दिमाग में बस एक ही ख्याल छाया था, बोलने वाला पौधा। सूरज के डूबने से पहले ही उसने पौधे सींचने वाला झारा भरा और बगीचे की ओर चल दिया। मिर्च के पौधे के पास आने से पहले उसने बैंगन, पालक, टमाटर के पौधों और घिया की बेलों को पानी दिया। अप्पू ने झारा चमकीली मिर्चों से लदे पौधे पर खाली किया ही था
कि अहरउचू बोल उठा, आह, दिन भर की गर्मी के बाद कैसा सुकून मिला। धन्यवाद अप्पू। उत्सुकता से भरा अप्पू कहानी सुनने के लिए उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। अहरउचू ने बात शुरू की। हजारों साल पहले दक्षिणी अमेरिका के दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ों और जंगलों में इनका देवताओं का राज था। उन्होंने वहां रहने वाले लोगों की मदद के लिए 4 भाइयों को भेजा। इनका लोग मक्का, आलू, अवोकाडो, नाशपाती जैसा फल होता है, टमाटर और बहुत से फल और सब्जियां उगाते थे। लोगों की जिंदगी को जरा चटपटा बनाने के लिए भेजे गए 4 भाइयों में से एक अहरउचू था। उसकी आत्मा मिर्च के पौधे में बस गई, जो सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला फल बन गया। हाँ, आवाज ने हैरान अप्पू को बताया, मिर्च असल में एक फल है, जबकि तुम लोग समझते हो कि यह सब्जी है। वैसे यह दूसरे फलों की तरह मीठी नहीं है, इसमें बीज होते हैं जिनसे नए पौधे उगते हैं। इसी वजह से अहरउचू की आत्मा लगातार जीवित रहती है। मक्की के आटे और टमाटर से बने सादा स्वाद वाले भोजन को चटपटा बनाने वाले मसाले के रूप में मिर्च बहुत प्रसिद्ध हो गई। राजा ने मांग की कि एज़टेक और इनका लोग राजा के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए कर के रूप में उसे पकी हुई और सूखी मिर्चें भेंट किया करें। कर क्या होता है? अप्पू ने पूछा। कर यानी टैक्स, जो लोग राजा को देते हैं, अहरउचू ने समझाया। एज़टेक और इनका साम्राज्य आज के मेक्सिको में कभी एज़टेक लोगों की एक प्राचीन सभ्यता हुआ करती थी। उन लोगों की साजिश भाषा नहुआट थी। करीब 700 बरस पहले इन लोगों ने अपने आप को एक साम्राज्य में संगठित कर लिया। मक्का, मिर्च, अवोकाडो और अन्य फल उगाने वाले इन लोगों ने एक समृद्ध कृषि सभ्यता विकसित कर ली। खूबसूरत कपड़े बनाने के लिए वे उम्दा किस्म की कपास उगाते थे और उनके पास गहने बनाने के लिए भरपूर सोना भी था। एक झील के बीच में उन्होंने अपनी राजधानी टेनोच्टिटलान का निर्माण किया। दक्षिण की ओर एंडीज पर्वतमाला, आज का पेरू में इनका लोग रहते थे, जो सूर्य देव की पूजा करते थे और मानते थे कि उनका एक बेटा अहरउचू है। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया जो बाद में दक्षिणी अमेरिका के निचले छोर तक फैल गया था। प्रभावशाली इनका राजा कर के रूप में लोगों से सोना, मिर्चें और बेगार वसूलते थे। इनका लोगों को पहिए बनाने के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 25,000 मील लंबी सड़क का निर्माण किया था। वे विशाल स्मारकों के निर्माण के लिए लकड़ी के बड़े बड़े लट्ठों पर लुढ़काकर भारी भरकम पत्थर लाते थे। शायद उन्हें पहियों की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास उन पहियों को खींचने के लिए घोड़े या भैंसे नहीं थे। उनके पास सिर्फ बकरियों जैसे भारवाही लामा ही थे। एज़टेक, यह सब तो बड़ा ही मजेदार है। अप्पू बीच में ही बोल उठा, लेकिन तुम अपने देश से भारत तक कैसे पहुंचे? अप्पू ने ग्लोब में देखा था कि भारत और मैक्सिको के बीच बहुत बड़े महासागर और अफ्रीकी महाद्वीप मौजूद हैं। अहरउचू ने बताया, यह एक लंबी कहानी है। जो लोग हमारे पूर्वजों की धरती पर आए थे और जिन्होंने मिर्च के पौधे को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मदद की, वे असल में भारत जाने का रास्ता खोजते हुए वहां पहुंचे थे। लगभग 500 बरस पहले की बात है। एक दिन स्पेन के राजा और रानी द्वारा भेजे गए 3 व्यापारिक जहाज हमारे यहाँ आ पहुंचे। इटली के वासी क्रिस्टोफर कोलंबस की अगुवाई में जहाज़ों के इस बेड़े ने यह सोचकर अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया था कि यहाँ से उन्हें भारत जाने का कोई छोटा रास्ता मिल जाएगा। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि उनकी राह में विशाल अमेरिकी महाद्वीप और प्रशांत महासागर खड़े होंगे। वे भारत क्यों आना चाहते थे? अप्पू ने पूछा। अहरउचू हंसा, क्योंकि काली मिर्च, जिसे यूरोप के अमीर लोग अपने खाने में डालना पसंद करते थे, भारत में ही उगती थी। कोलंबस अपने साथ कुछ काली मिर्च भी लाया था ताकि लोगों को दिखा सके कि वह क्या खोज रहा है। उसे पूरा विश्वास था कि वह भारत या इंडिया पहुंच गया है, और इसलिए उसने एज़टेक, इनका और हमारे यहाँ के सभी लोगों को इंडियन या भारतीय कहा। अच्छा, तो रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी हैं? अप्पू ने हैरानी से कहा। वह अपनी खोज से हैरान भी था
और खुशबू। कोलंबस बहुत ही निराश हुआ कि उन भारतीयों के पास बेचने के लिए काली मिर्च नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसे मिर्चों की कई किस्में दिखाई जिन्हें वे उगाते थे। कोलंबस ने उन्हें चखा और पाया कि यह मिर्चें भी भारतीय मिर्चों जितनी ही तीखी हैं। उसने उस छोटे फल को मिर्च कहा और उन्हें स्पेन ले जाने के लिए बोरों में भर लिया। अप्पू को यह सोचकर बड़ा ही मजा आया कि कोलंबस, जो असल में काली मिर्च लेने के लिए आया था, हरी और लाल मिर्च घर ले गया। आप चित्र देख सकते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस की इंडियंस लोगों से मुलाकात का चित्र है ये। अगले दिन अप्पू ने बाड़ी की सिंचाई करने के बाद अहर-उचू को पुकारा। अहर-उचू बोला, ओह, मुझे तुम्हें खोज के युग के बारे में कुछ और बात भी बतानी चाहिए। उसकी बात सुनकर अप्पू बहुत रोमांचित हुआ। उसे लगा जैसे वह किसी नए किस्म के कंप्यूटर गेम का हिस्सा बन रहा है। उसके मन में दुनिया का एक धुंधला सा नक्शा आकार लेने लगा और उसमें पुर्तगाल और स्पेन और उनके महासागरीय बंदरगाह जगमगाने लगे। अहर-उचू ने बात आगे बढ़ाई। 2000 साल पहले से यूरोप के लोग भारतीय काली मिर्चों के दीवाने थे। रोमन साम्राज्य के समय से अमीर लोग मांस के पकवानों में काली मिर्च की खुशबू पसंद करते थे और चुटकी भर मसाले के लिए ऊंची कीमत देने को तैयार रहते थे। काली मिर्च खरीदने के लिए जांबाज अरब और ग्रीक नाविक अरब सागर को पार करके केरल आते थे। साथ लाए सोने के सिक्कों और अन्य सामान के बदले ली काली मिर्च यूरोप में अमेरिका को बेचकर वे जबरदस्त फायदा कमाते थे। यूरोप के साम्राज्य। यूरोप के लोग बहुत पहले से अरब व्यापारियों द्वारा भारत से आयात किए गए मसालों का मजा ले रहे थे। वे खुद वहां जाने के सपने देखते थे। 1453 में ओटोमन तुर्कों के ईसाइयों द्वारा शासित बायजेंटाइन साम्राज्य पर कब्जा कर लेने और पूर्वी रास्ते को रोक देने के बाद यूरोप वालों के लिए यह यात्रा करना जरूरी हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश आधिपत्य फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड तक था। पुर्तगालियों और स्पेन के लोगों ने समुद्री यात्रा करने में समर्थ जहाज और समुद्री यात्रा में काम आने वाले उपकरण बनाए, जिन्होंने उनके लिए महासागरों में यात्रा करना आसान बना दिया और वे अटलांटिक महासागर से होते भारत पहुंचने लगे। क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका पहुंचा 1492 में और वास्को डी गामा भारत 1457 में। शुरू में उन्होंने व्यापारिक अड्डे बनाए, बाद में धीरे धीरे पूरे ही देशों को चालाकी और हथियारों के बल पर उपनिवेश बना लिया। कृषि और खनिज संसाधनों से संपन्न इलाकों पर आधिपत्य की होड़ में जुटे यूरोप के अन्य देश ब्रिटेन, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, डेनमार्क और इटली दुनिया में अपने अपने उपनिवेश बनाने में लगे हुए थे। ईसाई देशों के बीच झगड़े न हो पाए, इसलिए पोप ने ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा भी खींच दी थी ताकि इसके एक ओर स्पेन अपना आधिपत्य जमा सके और दूसरी ओर पुर्तगाल। आप देख सकते हैं चित्र में क्रिस्टोफर कोलंबस का अटलांटिक महासागर में स्थित जो द्वीप पर आगमन हुआ है उसका चित्र है ये। रोमन साम्राज्य। आज के इटली की राजधानी रोम के पास एक छोटे से राज्य के रूप में शुरू हुई एक सत्ता आसपास के क्षेत्रों को जीतकर एक साम्राज्य बन गई। इसने करीब 500 सालों तक एक विशाल क्षेत्र पर राज किया। रोमन साम्राज्य के नागरिकों में अलग अलग जातीय समूह के अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग शामिल थे। यहाँ तक कि एक रोमन राजा भी अफ्रीकी मूल का था। एक व्यापक न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से शांतिपूर्ण और संगठित नागरिक जीवन संभव बनाया गया। कर के रूप में वसूला गया धन एक विशाल फौज बनाए रखने के लिए और शासक वर्ग की विलासिता के लिए खर्च किया जाता था। चीनी और भारतीय रेशम से लेकर भारतीय मसालों तक आयातित वस्तु सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी। रोमन साम्राज्य आज के मिस्र तक फैला तो भारत के साथ उसका व्यापार फलने फूलने लगा। भारी मात्रा में सोने और चांदी के सिक्के मसाले खरीदने के लिए भारत भेजे जाने लगे। रोमन लोग कीमती काली मिर्च रखने के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। इससे पता लगता है कि विलासितापूर्ण जीवन में मसालों का कितना महत्व था। रोम में विशेष रूप से एक मसाला बाजार बनाया गया था और शहर की सबसे शानदार सड़क का नाम
काली मिर्च सड़क था। रोमन साम्राज्य भूमध्य सागर के चारों ओर फैला 117 ईस्वी में। यूरोप के लोग काली मिर्च के दीवाने क्यों थे? साधारण सी काली मिर्च के गोल दाने, जिन्हें आज लोग गांव के पंसारी की दुकान से कुछ रुपयों में खरीद सकते हैं, कई किलो सोने के बदले मिलते थे। अप्पू की आंखें हैरानी से फट गई। क्यों? यह वस्तु की दुर्लभता के कारण था, आहर उजू ने बताया। व्यापारी इसे बहुत दूर के रहस्यमय देश से खरीदते थे। वे जोखिम भरे समुद्रों पार करके और फिर दूर तक फैले हुए रेगिस्तान में ऊँटों के कारवां से अपना सफर महीनों में पूरा करते थे। काली मिर्च से खाना न सिर्फ स्वादिष्ट बनता था, बल्कि उन्होंने इसके औषधीय गुण भी जान लिए थे। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि काली मिर्च सबसे ज़्यादा कीमती पदार्थ था। इसका इस्तेमाल करके आप लोगों को बता सकते थे कि हम कितने अमीर हैं। राजा और धनी लोग जलसे में आए मेहमानों को विदाई के रूप में नाजुक नन्ही रेशमी थैलियों में रखी थोड़ी सी काली मिर्च देते थे। लेकिन पूर्वी भूमध्य सागर में विशाल मुस्लिम ओटोमन साम्राज्य के उदय से, जिसने भारत से व्यापार के रास्ते को अपने अधीन किया हुआ था, यूरोप के काली मिर्च के चाहने वालों को दिक्कत होने लगी। 15वीं शताब्दी तक पानी के जहाज बनाने वाले पालों द्वारा यात्रा में हवा का बेहतर इस्तेमाल करने वाले मजबूत पानी के जहाज बनाने लगे थे। महासागरों के बारे में ज्ञान भी बड़ा था, लेकिन तब भी विशाल जलराशि और उसके परे स्थित भूभाग रहस्य ही बना हुआ था। चांदी के काली मिर्च के बर्तन, ये जो बर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये काली मिर्च के बर्तन हैं। ओटोमन साम्राज्य ओस्मान बेग के नेतृत्व में मध्य एशिया से तुर्की भाषा बोलने वाले लोगों का इस्लाम से प्रभावित एक खाना बदोश कबीला गैर मुस्लिमों से इलाके जीतने के लिए निकल पड़ा। ओस्मान बेग के अनुवर्ती महमद द्वितीय ने 1453 में बायजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया। अगली शताब्दियों में तुर्की ओटोमन साम्राज्य, उसका यह नाम साम्राज्य के संस्थापक ओस्मान बेग के नाम पर रखा गया, एक बड़े इस्लामी साम्राज्य में बदल गया, जिसमें उत्तरी भूमध्य सागर से लेकर यमन और मिस्र तक इलाका शामिल था। तुर्की के सुल्तान पक्के मुसलमान होते थे, लेकिन उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अलग अलग धर्मों के अनुयायी विशेषज्ञों को नौकरी पर रखा। तुर्की सेना ने एक लंबा चौड़ा बैंड भी बनाया हुआ था, जिसमें बेस ड्रम, ट्रायंगल्स और सिम्बल्स जैसे वाद्य शामिल थे, जिन्हें पश्चिमी शास्त्रीय संगीत ने अपनाया। यहाँ तक कि मोत्जार्ट ने भी इनसे प्रेरणा ली। वियना की घेरेबंदी में अपने कॉफी के बोरे छोड़कर तुर्की सेना ने अनजाने में ही यूरोप के लोगों का काफी से भी परिचय कराया। समुद्री यात्राएं, दिशा सूचक जहाज निर्माण। ओटोमन साम्राज्य के उदय से यूरोप के लोग भारत जाने के लिए नया रास्ता ढूंढने पर मजबूर हो गए। अब तक समुद्र के बारे में उनका ज्ञान और जहाज के संचालन की तकनीक काफी बढ़ चुके थे। सुदूर समुद्री यात्राओं के अगुआ रहे पुर्तगालियों ने पहले से ही बेहतर नक्शे बनाए थे और खगोल संबंधी ज्ञान ने उन्हें अफ्रीका के अटलांटिक तक पहुंचा दिया। उन्हें अफ्रीका के छोर से हिंद महासागर पार करके मसालों के देश केरल पहुंचने की उम्मीद थी। पहले भारतीय और अरब लोग सागौन के पट्टों को नारियल के रेशों से बनी रस्सी से जोड़कर नावें बनाते थे। अरब नाविकों ने तिकोने कपड़े के पालों का इस्तेमाल करके हवाओं के विरुद्ध जहाज को चलाने का तरीका जान लिया था। यूरोप के लोगों ने चीन के लोगों से पतवार की मदद से नाव को कुशलता से चलाना सीखा। पुर्तगालियों ने सूर्य, चंद्रमा और तारों से मिले दिशा बोध के बिना भी नाव चलाने के लिए एक बेहतर दिशा सूचक का निर्माण किया। यह चुंबक पर आधारित उस अनगढ़ दिशा सूचक का काफी सुधरा हुआ रूप था, जिसका आविष्कार मूल रूप से चीनी लोगों ने किया था। यूरोप के लोगों ने गहरे समुद्र में अपनी स्थिति को और भी सही ढंग से जानने के लिए एस्ट्रोलैब बनाया। दिशा सूचक की मदद से समुद्र में यात्रा करते हुए वे एक निश्चित दूरी पर गांठ या नोट लगी लंबी लंबी रस्सियों की मदद से नापते थे कि वे कितनी दूर आए हैं और अभी कितनी दूर और जाना है। एक अंधेरी रात में टॉर्च लेकर घर से बाहर जाने की कल्पना करो, आहर उचू ने कहा।
जब तुम टॉर्च जलाते हो तब तुम्हें सड़क पर कुछ फीट तक तो साफ दिखता है। सड़क के दोनों ओर जो कुछ भी है वह धुंधला दिखता है, लेकिन रोशनी के छोटे से घेरे के बाहर सब कुछ अंधेरे में और अनजाना होगा। ऐसा ही कुछ खुले समुद्र यात्रा करते नाविकों को लगता था। नक्शे बनाने वालों ने बरसों नाविकों की बताए ऐसे ही छोटे छोटे विवरणों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर तैयार की। फिर भी उस बड़ी तस्वीर में परिचित जगह कम थी और अपरिचित जगह ज्यादा। समुद्र में यात्रा करते हुए यह तो खैर पता ही नहीं रहता था कि आगे क्या आने वाला है। उसके अलावा भी यह बेहद जोखिम भरा काम था। तूफान में 3 मंजिला इमारत से भी ऊंची लहरें उठती जो आसानी से जहाज को निगल सकती थी, और ऐसा अक्सर होता ही था। हजारों आदमी डूब गए या जहाज टूटने से अनजान जगहों पर फंस गए। लेकिन फिर भी यह जानने के लिए समुद्र के दूसरी ओर क्या है, यात्राएं कभी रुकी नहीं। क्यों? इस तरह की दुस्साहसिक यात्रा के लिए पैसा लगाने वाले धनी लोगों की कमी नहीं थी। उन्हें उम्मीद रहती थी कि वापस लौटने वाले नाविक अपने साथ मसाले या सोना चांदी लाएंगे, और कुल मिलाकर हमने जितना धन खर्चा है उससे कहीं ज़्यादा फायदा हमें हुआ। यूरोप के लोग, विशेष रूप से स्पेन और पुर्तगाल के लोग, भारत से सीधा व्यापार करके फायदा उठाना चाहते थे। पुर्तगालियों ने अफ्रीका के अटलांटिक तट के साथ साथ दक्षिण में नीचे की तरफ जाते हुए पूर्व में भारत पहुंचने का रास्ता खोजने की कोशिश की। भारत की धन संपदा और मसालों तक पहुंचने की राह खोजते दर्जनों जहाज डूबे और हजारों जिंदगियां खत्म हो गई। लेकिन आखिरकार इन्हीं कोशिशों ने पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा को भारत तक पहुंचाया। तुम इटली के शहर जिनोवा के जहाजी कप्तान क्रिस्टोफर कोलंबस के बारे में तो जानते ही हो। उसने विचार किया कि दुनिया गोल है, इसलिए अटलांटिक महासागर में मौसमी हवाओं के द्वारा धकेले जाते हुए पश्चिम की ओर यात्रा करने पर मैं जापान और भारत काफी जल्दी पहुंच जाऊंगा। अटलांटिक महासागर के दूसरे किनारे पर स्थित भूभाग के बारे में बिल्कुल ही अनजान होने के अलावा भी कोलंबस ने एक बहुत ही अच्छी यात्रा की जो बाद में बहुत भाग्यशाली साबित हुई। कोलंबस ने उसने पृथ्वी को असल में वह जितनी है उससे कहीं ज़्यादा छोटी मान लिया था। अगर उसे यूरोप और एशिया महाद्वीप के बीच की सही दूरी पता होती तो हो सकता है कि भारत आने की कोशिश ही न करता। समुद्र में एक बड़ी दूरी तय करने के लिए सिर्फ ज़्यादा खाने और पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़े नाविक दल और एक बड़े जहाज की भी जरूरत पड़ती है। कोलंबस ने आखिर स्पेन की महारानी इसाबेला को आश्वस्त कर लिया था कि अटलांटिक को पार करके एशिया की यात्रा उस रास्ते से कहीं छोटी रहेगी जिसे पुर्तगाली आजमा रहे हैं। 1492 के वसंत में महारानी की शुभकामना और पैसे के बूते कोलंबस सांता मारिया, नीना और पिंटा नाम के 3 छोटे जहाजों के साथ एक अनजानी मंजिल के सफर पर निकल पड़ा। अंतहीन से दिखते समुद्र पर दक्षिण पश्चिम की ओर कई हफ्तों के सफर के बाद चालक दल भोजन और पानी को लेकर चिंता करने लगा। आखिर पूर्णिमा की एक रात मस्तूल पर चढ़कर निगरानी कर रहा नाविक चिल्ला उठाओ, धरती धरती। सुबह नाविक खुशी खुशी उस धरती पर उतरे जिस पर पहले किसी भी यूरोपियन के कदम नहीं पड़े थे। उन्हें वे अजीब लोग मिले जिन्होंने कपड़े नहीं पहने हुए थे और जो ऐसी भाषा बोल रहे थे जो किसी की भी समझ में नहीं आ रही थी। यह कैरेबियन द्वीप था, लेकिन कोलंबस को विश्वास था कि हम भारत पहुंच गए हैं। उसे लगा कि जिन लोगों से वे मिल रहे हैं वे निश्चित रूप से भारतीय ही थे। कोलंबस की समुद्री यात्रा के 6 बरस बाद वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। हर उचू ने आगे बताया वह पुर्तगाल के राजा के आदेश पर 4 जहाजों के बेड़े और 170 लोगों के साथ वास्को डी गामा ने कालीकट के शासक जैमोरिन से कहा, क्या आप मुझे काली मिर्च के कुछ पौधे अपने देश ले जाने देंगे? जैमोरिन ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आप कुछ पौधे ले जा सकते हैं, लेकिन आप हमारी बारिश और धूप नहीं ले जा पाएंगे। जल्द ही पुर्तगालियों को उनकी बात का समझ में आ गया। काली मिर्च का आयात करने की बजाय पुर्तगाली भारत में ही जम गए। 1590 में उन्होंने एक स्थानीय शासक से गोवा जीत लिया। जल्द ही गोवा यूरोप को काली मिर्च निर्यात करने के लिए एक बड़ा व्यापारिक अड्डा बन गया। यूं स्पेन के राजा की जगह पुर्तगाल का राजा मसालों का राजा बना। भाग्य के फेर से भारत पहुंचने की कोशिश कर रहा एक दूसरा पुर्तगाली कप्तान दक्षिणी अटलांटिक में हवाओं के रुख की वजह से रास्ता भटककर दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर पहुंच गया। वह जगह ब्राजील कहलाई।
यह जगह पुर्तगालियों का उपनिवेश बन गई और बहुत से नए आहार यहीं से भारत पहुंचे। एक और काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची और अन्य मसालों से लदे बड़े बड़े व्यापारिक जहाज गोवा से लिस्बन की ओर निकलते तो उधर पुर्तगाली कई नई किस्म के फल, सब्जियां और पशु दक्षिण अमेरिका से भारत लाने लगे। ब्राजील में मिर्च के अलावा अनानास, काजू और रबर के पौधे जैसी कई नई फसलें थीं। जल्द ही ब्राजील के इन सब उत्पादों से लदे जहाज पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन के लिए रवाना किए जाने लगे, जहां से यह माल भारत जाने वाले जहाज़ों पर चढ़ा दिया जाता था। गोवा में काली मिर्च का एक पेरनाम्बुको मिर्च था। पेरनाम्बुको ब्राजील का वह बंदरगाह था जहां से मिर्च की खेपें आती थी। पहर कुछू नाट के अंदाज में बोला, गोवा दुनिया के लिए भारत का मुख्य द्वार था। ग्लोब पर गोवा चमकने लगा। अप्पू अपनी आंखें बंद करके वहां के समुद्र तट की चहल पहल की कल्पना करने लगा, जहां विभिन्न पोशाकों में बहुत नाविक और जहाजें थे। जब मिर्च के बीज गोवा पहुंचे तो व्यापारियों ने उन्हें तुरंत खरीदा। आहर उचू अप्पू का चेहरा देखते हुए बोला और हंसा। इसने खाने में बहुत ही ज्यादा स्वाद और खुशबू भर दी और इस तरह तेज लाल मिर्च हाथों हाथ ली जाने लगी। यह पूरे पश्चिमी भारत में फैल गई और गोवाई मिर्च के नाम से जानी जाने लगी। कुछ ही वर्षों में मिर्चों की अन्य किस्में लंबी, गोल, मोटी और छोटी और विभिन्न रंगों वाली पूरे भारत और श्रीलंका में फैल गई। उस समय बंगाल और श्रीलंका के बीच काफी समुद्री व्यापार था। मिर्च वहां शायद श्रीलंका से ही पहुंची थी। शायद इसीलिए बंगाली लोग मिर्च को लंका कहते हैं। हर कुछ ने कहा, लेकिन मिर्च क्या भारत में ही रही? नहीं, इसने पश्चिम की तरफ यात्रा की। व्यापारी मिर्च को मध्य एशिया और हंगरी, तुर्की ले गए। हंगरी में एक नई तरह की मिर्च विकसित की गई। यह खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाला हंगरी का सबसे पसंदीदा मसाला बन गया, जिसने हंगरी की पैपरिका को मशहूर कर दिया। इस तरह सुदूर मैक्सिको में करीब 9000 साल पहले इंसानों द्वारा फसल के रूप में अपनाए गए इस जंगली पौधे के बारे में 16वीं शताब्दी में स्पेन के एक पादरी ने लिखा, भोजन में मिर्च न हो तो मैक्सिको के गोवा अन्वेषण के लिए उत्साहजनक स्थान बन गया। बादशाह जहांगीर हर 2 हफ्ते बाद अपने दरबारियों से एक अधिकारी को यह देखने के लिए गोवा भेजता था कि नई दुनिया से कौन सा नया सामान आया है। उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका बहुत समय तक नई दुनिया के नाम से जाने जाते थे। अपने एक दौरे से दरबार का अधिकारी अनानास और एक अजीब सी दिखने वाली चिड़िया, एक टर्की साथ लाया। जहांगीर के साहित्य चित्रकार को आदेश दिया गया कि वह इन विचित्र वस्तुओं के चित्र बनाए। बादशाह के आदेश पर आगरा में महल में इस्तेमाल के लिए अनानास उगाने के लिए खास बगीचा बनाया गया। ब्राजील की भाषा में अनानास को अनानास कहा जाता है और इसे आगरा में भी यही नाम मिला। आलू, जो सिर्फ दक्षिण अमेरिका में पेरू ही उगता था, वह भी मुगल रसोई घर में शामिल हो गया। जब ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो महल की शाही दावत में आए तो मुख्य व्यंजन एक नए कंद आलू से बनाया गया था। राजदूत, जिन्होंने पहले कभी भी ऐसी सब्जी नहीं खाई थी, उस पर फिदा हो गए। भारत में जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी थे, मक्का, टमाटर, भिंडी, राजमा, शकरकंद, मूंगफली और अवोकाडो जैसे नए उत्पादनों का आना वरदान सिद्ध हुआ। सब्जियों के साथ ही ढेरों फल भी आए, पपीता, लीची, अमरूद, शरीफा, सीताफल और चीकू। मैक्सिको में इसका नाम था चिकोस्पोटी। भारत के पहले से ही समृद्ध टोकरे में और भी विविध आहार जुड़ गए। विदेशी भी तो यहाँ उगने वाले सामान अपने साथ ले आते होंगे, अप्पू ने कहा। बिल्कुल, अहर उजू बोला। भारतीय काली मिर्च के लिए यूरोप के लोगों के दीवानेपन के कारण नए समुद्री रास्ते खोजने की पहल हुई और यहाँ पहुंचकर पुर्तगालियों ने लाजवाब आम और नारियल पाए और उन्हें ब्राजील में उगाया। ब्राजील और मैक्सिको में आम गर्मियों का एक महत्वपूर्ण फल है। यानी कि बच्चों, आम एक महत्वपूर्ण फल है ब्राजील और मैक्सिको में। लेकिन उसने समझाया, पुर्तगालियों के यहाँ आने से भी बहुत पहले भारत में एक और फसल थी जो कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका तक जा पहुंची और उन्हें समृद्ध बनाया। वह फसल थी गन्ना, यानी कि ईख। गन्ना बहुत पहले दक्षिण पूर्व एशिया से भारत लाया गया था और भारतीयों ने गन्ने के रस को शक्कर में बदलने का तरीका निकाल लिया था। 7वीं शताब्दी में भारत आए चीनी बौद्ध भिक्षु मीठे कंकड़ देखकर उत्साह से भर उठे थे। चीन के शक्तिशाली सम्राट
ताइझोंग ने अपना एक दूत मंडल सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में यह निवेदन करने के लिए भेजा कि वह अपने यहाँ से कुछ कारीगर भेज दे जो चीनी लोगों को शक्कर बनाना सिखा दे। गन्ना और शक्कर का चीन से परिचय करने के लिए कुछ बौद्ध भिक्षुओं के साथ 2 शक्कर बनाने वाले भी चीन की यात्रा पर गए। शक्कर भारत से मध्य पूर्व को निर्यात होने वाली एक प्रमुख चीज थी। अरब व्यापारियों ने गन्ने को भूमध्य सागर के द्वीप साइप्रस में उगाना शुरू किया। यूरोप के लोग शक्कर को इतना पसंद करते थे कि स्पेन के लोगों को इसमें व्यापार की अपार संभावना दिखी। अगर गन्ना कैरेबियन और दक्षिण अमेरिका की नई और अधिक वर्षा वाली भूमि पर उग गया तो वे शक्कर का निर्यात कर सकेंगे। उन्होंने अफ्रीका से लोगों को जबरदस्ती गुलाम बनाया और बड़े स्तर पर गन्ने की खेती शुरू की और पूरी दुनिया को शक्कर का निर्यात किया। अप्पू इस बात से बड़ा ही हैरान था। अच्छा, तो हमने दक्षिणी अमेरिका को मिर्च के बदले में चीनी दी। सूर्य ने आकाश पर लाली बिखेरी और अप्पू समझ गया कि माँ उसे जल्दी ही आवाज लगाने वाली है। अहर उचू अपनी बात खत्म करते हुए बोला, देखो ने, हमारी जिंदगी और हमारा आहार बाकी दुनिया से कैसे जुड़े हैं। आहार बिना पासपोर्ट की यात्रा करता है। हमारे आहार से दुनिया एक सूत्र में बनती है। अप्पू का मन उस दिन को याद कर रहा था जब उसने पहली बार अहर उचू की आवाज़ सुनी थी। उसकी अपने घर के पीछे के बगीचे में वे मिर्च और टमाटर ही नहीं, चीकू और पपीता भी उगाते हैं। अहर उचू को अपना गुपचुप दोस्त बनने और कमाल की कहानी सुनाने के लिए धन्यवाद देकर अप्पू सीधा अपने कमरे में गया। एक कागज लिया और उस पर रंगों से बड़े बड़े शब्दों में लिखा विश्व बगीचा। उसने कागज अपनी माँ को दिखाकर बताया कि मैं इसको अपने बगीचे के दरवाजे पर लगाऊंगा। अप्पू की बात सुनकर माँ हैरत से बोली, क्यों? तो बच्चों बताओ, आपको कैसी लगी कहानी? आपको मजा आया ना इसमें? चलिए मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली कहानी में। तब तक के लिए हैव ए गुड डे।